जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग खैरियत से। इमरान खान साहब एक इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा है कि जनाब मुजीबुर रहमान और साथ हमूदुर रहमान की जो रिपोर्ट है उसको पढ़ना ज़रूरी है, वो पढ़ेंगे तभी आपको फ़र्द वाहिद की समझ आएगी इमरान खान साहब पीछे क्यों नहीं हट रहे। ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और फैसल वाडा साहब डट गए, उन्होंने कहा कि जी मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। फैसल वाडा साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान के मशहूर अदाकार बहरोज़ सब्ज़वारी ने इमरान खान साहब से रिलेटेड एक अजीब इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा जी हम उनके साथ 24 साल से पता नहीं क्या करते थे, कोई काम करते थे, और उस पर उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है। बहरोज़ सब्ज़वारी साहब ने ये बम क्या फाड़ दिया, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मखसूस सीटों का इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हेयरिंग होती रही। मुझे यूँ लगता है कि ये समाअत आगे भी बढ़ती रहेगी और कहीं जाके मुश्किल से ये मसला सेटल होगा। बहरहाल इसके ऊपर भी हम आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे। और ये वो बड़ी बड़ी फेवर है जो आप हमें दे सकते हैं। इमरान खान साहब से कल उनके वकला ने मुलाकात की और उन वकीलों में इंतज़ार हुसैन पचौता भी शामिल थे। पचौता साहब ने बाहर निकल के कुछ इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि हमने उनको बताया कि साइफ़र केस में आप बरी हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब को उस पर इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं था जितना कंसर्न उन्हें हमूदुर रहमान रिपोर्ट के ऊपर था। और उन्होंने कहा कि बाहर जाके लोगों को बताएं कि हमूदुर रहमान रिपोर्ट पढ़ें। जब आप उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि फ़र्द वाहिद क्या करते हैं और जो फ़र्द वाहिद होते हैं उनकी वजह से क्या क्या बहरान पैदा होते हैं मुल्क के अंदर। उन्होंने कहा कि 1971 में फ़ौज बेहतर अंदाज में लड़ी थी, लेकिन एक शख्स ने नाअहली का मुजाहरा किया जिसकी वजह से पाकिस्तान टूट गया। लिहाजा एक फ़र्ज जो होता है उसको पूरे सिस्टम से निकालना या उसको साइड पे करना और पूरे सिस्टम को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि किसी के साथ कोई डील नहीं हो रही और मैं अपने बयानिए पर खड़ा हूँ, मैं एक बयानिए से 1% भी अपने बयानिए से पीछे नहीं हट रहा। तो इमरान खान साहब का वर्जन जो है वो इंतज़ार हुसैन पंचौता साहब की शक्ल में बाहर आया और उसने दोबारा पार्टी को परेशान कर दिया, क्योंकि पार्टी के लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को दरमियान का रास्ता निकालें, लेकिन ज़ाहिर है दरमियान का रास्ता तो नहीं निकल रहा और इमरान खान साहब अपने मामले पर डटे हुए हैं। और कल चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने भी इसी चीज़ की निशानदेही की कि इमरान खान साहब जो है उनके रवैये में लचक नहीं है, तो वो लचक का मुजाहरा करने के लिए तैयार नहीं है और अगर उनका रवैया बेलचक होगा तो वो ज़्यादा अरसा जेल के अंदर ही गुजारेंगे। तहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज एक खुशखबरी आई और वो खुशखबरी उनका जो ऑफिस है जिसे सील कर दिया था सीडीए ने, उसे डी सील करने का या उसे खोलने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत की तरफ से हुक्म आ गया और वहाँ पे सीडीए का वकील अपना मौक़िफ़ पेश करता रहा कि जनाब हमने नोटिस दिए थे, लेकिन इन नोटिस के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, जिसकी वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा और हमारी मजबूरी थी ये। लेकिन बार बार जज साहबा ये पूछती रही उनसे कि ये बताएं कि आपने ये जो नोटिस थे, आपने पिछला जो मालिक था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब दफ्तर बना तो उससे पहले जो मालिक था जिसके नाम ये लाट हुआ था, आप ये नोटिस उसको क्यों जारी करते रहे, जबकि आपको चाहिए था कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नोटिस देते, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ पे दफ्तर मौजूद है, दफ्तर है, वहाँ पे लोग हैं, तो आपको चाहिए था कि आप उनको नोटिस देते और आपने उनको क्यों नहीं नोटिस दिए। और उस पर ज़ाहिर है जो सीडीए के वकील थे उनके पास कोई ख़ास जवाब नहीं था। तो अल्टीमेटली ये हुक्म जारी किया गया कि फौरी तौर पे उस दफ्तर को खोला जाए। हाल पता अगर को वहाँ पे तजावज़ात हुई हैं या फिर कोई वायलेशन हुई है तो उस पे सीडीए अपना कंसर्न शो कर सकता है, वहाँ पे कार्रवाई कर सकता है, लेकिन वो भी लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रह के कानूनी ज़ाब्ते के मुताबिक कर सकता है। इस तरह नहीं अंधाधुंध के वो पूरा दफ्तर ही गिरा दे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एक रिलीफ मिल गया कि उनका दफ्तर खुल रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 रुकनी बेंच ने मखसूस सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो भी कहा जाए उनका मौक़िफ़ सुना। फैसल सिद्दीकी साहब उनके वकील आज भी वहाँ पे पेश हुए। आज भी जजेस ने उनके साथ सवाल जवाब किए और फैसल सिद्दीकी साहब, वैसे एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि फैसल सिद्दीकी साहब केस बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। वो 13 जजेस का सामना भी कर रहे हैं और 13 जजेस की तरफ से ठीक ठाक किस्म की गोलाबारी होती है। लेकिन फैसल सिद्दीकी साहब एक तो वो जो पुराने वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस तरह स्कैटर्ड नहीं होते, उस तरह वो परेशान नहीं होते।
वो बड़ी बर्दाश्त के साथ सवाल सुनते हैं, फिर बड़े तहम्मुल के साथ सोच के उसका जवाब देते हैं और फिर कानून के दायरे के अंदर भी रहते हैं और ऐसा लगता है कि प्रॉपर उन्होंने तैयारी की हुई है। जबकि इससे पहले जब बैट का इशू था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान का, तो बड़े बड़े वकला थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़े थे, लाइव हियरिंग उसकी भी चल रही थी। और उस वक्त जब वकला से कोई सवाल पूछा जाता था तो उनके पास ना कागज़ होता था ना जवाब होता था। तो फैसल सिद्दीकी साहब को बहरहाल हमें सलाम पेश करना चाहिए कि केस वो बड़ा ज़बरदस्त लड़ रहे हैं और इस बार फुल कोर्ट है, पूरी अदालत उनके सामने इस वक्त बैठी हुई है। और इतनी बड़ी अदालत का सामना करना, फिर उन्हें यह भी पता हो कि लाइव इसकी कवरेज हो रही है, कैमरे सामने लगे हुए हैं। मुझे पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है पाकिस्तानी मौजूद है, वहाँ पे मुझे देखा जा रहा है। तो वो वाकई ज़ाहिर है असाब अगर इंसान के मजबूत होंगे तभी वो इसका मुकाबला कर सकेगा। तो फैसल सिद्दीकी साहब मुकाबला बड़ा अच्छा कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर वो तैयारी करके हैं और हर सवाल का जवाब उनके पास है। गो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुरानी गलतियाँ हैं उनकी इस्लाह अभी फौरी तौर पर फैसल सिद्दीकी साहब के लिए मुमकिन नहीं होगी, क्योंकि जब उनसे पूछा जा रहा है कि जनाब जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जमात थी तो उसने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, अब उसके पास ज़ाहिर फैसल सिद्दीकी साहब के पास कोई जवाब तो नहीं था। और जब उनसे ये पूछा जा रहा था कि क्या आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए था, तो ज़ाहिर उन्होंने कहा इलेक्शन तो लड़ना चाहिए था लेकिन नहीं लड़े। फिर मखसूस सीटों की जो फहरिस्त है वो क्यों नहीं जमा करवाई गई। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एज ए पार्टी शामिल है, मौजूद है और उसने आज़ाद इलेक्शन लड़ा है, तो उसे फिर तमाम आज़ाद अरकान को पार्टी के अंदर आना चाहिए था। फिर उन्हें एज ए पार्टी डिमांड करना चाहिए था कि जनाब हमें मखसूस सीटें दी जाएं और उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो किसी दूसरी सियासी जमात का हिस्सा बन जाएं और एक ऐसी सियासी जमात का हिस्सा बन जाएं जिसके अपने सरबराह ने आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। उसने अपनी जमात को इस काबिल नहीं छोड़ा था, ये इस काबिल नहीं समझा था कि वो अपनी जमात के टिकट से ख़ुद भी इलेक्शन लड़ सकते। तो ऐसी पार्टी को ज्वाइन करने की क्या ज़रूरत थी। फिर जब इलेक्शन कमीशन में ये मामला गया तो इलेक्शन कमीशन की कुछ गलतियां हैं कि उन्होंने पहले इस पार्टी को एज ए पार्टी तस्लीम कर लिया, फिर इस पार्टी को मखसूस सीटें नहीं दी और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने कोई फहरिस्त नहीं दी थी। और जब फहरिस्त दी तो उस वक्त तक मामलात बहुत आगे निकल गए थे और उस वक्त तक तो ज़ाहिर कौमी असम्बली बन चुकी थी, फिर उस वक्त फहरिस्त ही देनी थी, फहरिस्त तो इलेक्शन से पहले देनी थी, वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ज़ाहिर फैसल सिद्दीकी साहब के पास नहीं है, क्योंकि ये वो पानी है जो पुलों के नीचे से गुजर गया है और अब इस पानी को रिवर्स नहीं किया जा सकेगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रक्चर लेवल पे बहुत ज़्यादा खामियां थी, बहुत ज़्यादा खामियां हैं और इन खामियों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज इस वक्त कटहरे के अंदर खड़ी है। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसला किया जा सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि ये केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है। तो जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खड़ी है तो ज़ाहिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास तो कोई पस मंज़र ऐसा नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उन्हें सीटें मिल जाएँ। तो क्लेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है लेकिन केस है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का है। तो ये केस बड़ा डिफ़िकल्ट है और इसमें मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई रिलीफ मिल सकेगा। हाँ, अलबत्ता जो बाकी सियासी जमातें हैं उनको भी ये सीट्स नहीं मिलेंगी। तो हो सकता है कोई दरमियान का रास्ता कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान निकाले, लेकिन वो दरमियान का रास्ता होगा क्या, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये दरमियान का रास्ता निकल गया तो फिर एक प्रेसिडेंट बन जाएगा और आने वाली असम्बलियाँ जो होंगी उसके अंदर भी इस प्रेसिडेंट को फिर फॉलो किया जाएगा, जिसका ज़ाहिर पार्लिमानी सियासत को नुकसान होगा। फैसल वाडा साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब दोनों ने, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, दोनों ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार साहब को सामने रख के बहुत सारे सवाल उठाए थे और ये कहा था कि अदलिया अपनी डोमेन से बाहर निकल रही है। बल्कि फैसल वाडा साहब का तो ये भी कहना था कि जनाब जो पगड़ी उछालेगा हम उसकी पगड़ी को फुटबॉल बना के उसके साथ खेलेंगे। तो उसके बाद शोज़ भी हुए, शोज़ में भी फैसल वाडा साहब गुफ्तगू करते रहे। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने उसके बाद अपना रवैया मोहतात कर लिया। तो अब क्योंकि कल हेयरिंग है तौहीन अदालत की कि दोनों को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया था, अब इनसे ज़ाहिर अदालत ने इनको बुलाया और कहा जी जवाब दें आके। तो फैसल वाडा साहब ने गैर मशरूत माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी जज साहब को भी अपना मौक़िफ़ देना पड़ेगा, जो मैंने सवाल उठाए हैं उन्हें इनका जवाब देना पड़ेगा। जबकि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने फौरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है अदालत से। अब कल देखेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को माफ़ी मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन फैसल वाडा साहब जो हैं वो अब ये मुकदमा लड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं।
अगर फैसल वाडा साहब ने यह मुकदमा लड़ लिया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और भी बड़े जाले हैं जो सामने आएंगे और इस किस्म की गुस्ताखी करके, क्योंकि पार्टी की ख्वाहिश ये है कि लाइन लग जाए लोगों की, 10, 15, 20, 50 MNAs और सेनेटर ऐसे हों कि जिनको सबको सज़ा देना अदालत के लिए मुमकिन ना हो। लेकिन क्योंकि माजी के अंदर जिन लोगों को सज़ा हुई सिर्फ नुकसान उन्हीं का हुआ, पार्टी वहीं के वहीं रही, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई शख्स आगे बढ़ेगा। लेकिन पार्टी की पूरी ख्वाहिश है कि इस किस्म की गुस्ताखियाँ जो फैसल वाडा साहब ने की हैं और लोग भी करें ताकि अदालत के ऊपर प्रेशर आए। बहरोज़ सबज़वारी आप उनको अच्छी तरह जानते हैं, पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं। तो अगर आप बचपन से टीवी देख रहे हैं तो आपको याद होगा कि PTV के ऊपर एक ड्रामा चलता था जिसमें एक कपाचा का करैक्टर था, जिसमें बहरोज़ सबज़वारी साहब ने वो बड़ा ज़बरदस्त करैक्टर प्ले किया था। फिर इसके अलावा खुदा की बस्ती के अंदर इनका करैक्टर बड़ा शानदार था। तो बड़े सीजन किस्म के अदाकार हैं। उनका एक पॉडकास्ट सामने आया है और मैं तो उसे सुनने के बाद हैरान ही रह गया, बल्कि मेरी हंसी निकल गई। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कैदी नंबर 804 है यही जीतेगा, क्योंकि ये सच्चा है। और मैं 24 साल मैंने इनके साथ काम किया शौकत खाना में और बड़े शानदार इंसान हैं। फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि उनके ऊपर इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि वो कोकीन इस्तेमाल करते हैं, जो बिल्कुल टोटल झूठ है। और कई बार हमने उनके साथ बैठ के शराब पी, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कि इमरान खान साहब एक ड्रिंक के बाद उन्होंने दूसरी ड्रिंक नहीं ली, और ये उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और वगैरह वगैरह। लंबा पॉडकास्ट है, लेकिन इसमें 24 सेकंड का एक जो पार्ट है इस वक्त वायरल है और वो लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं कि बहरोज़ सबज़वारी साहब ने ये क्या किया। उन्होंने कहा जी मैं तो इनके साथ बैठ के पीता रहा हूँ और वो एक ड्रिंक के अलावा कोई ड्रिंक नहीं लेते। तो अब इसको क्या कहा जाए? या तो बहरोज़ सबज़वारी साहब ने बहुत ही सादगी में ये एतराफ़ कर लिया है, या फिर हो सकता है कि वो तंज़न पाकिस्तान को ये बताना चाह रहे हों कि खान साहब ये भी शुगल करते हैं और मैं भी इनके साथ करता था, लेकिन बड़े एतदाल के साथ करते हैं। तो अब इस क्लिप को कहाँ रखा जाए? क्या इसे एतराफ़ समझा जाए? क्या इससे इमरान खान साहब के ऊपर एक नया केस बन जाएगा, या फिर बहरोज़ सबज़वारी साहब की इसे सादगी समझा जाए? मेरा ख्याल है बहरोज़ साहब शायद चंद घंटों के अंदर इसकी तरदीद जारी कर दें, क्योंकि ये है बड़ा लीथल। और मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म का एतराफ़ बहरोज़ सबज़वारी साहब को करना चाहिए था। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी।